दोस्तों साथियों नमस्कार। हम पुराने क्वेश्चन के संबंध में लेके आए हैं आज कुछ नए क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, वनडे एसएससी एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस सभी में आते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे पुराने पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल सही आंसर। ओके दोस्तों, डिटेल पढ़ लीजिए आप, अच्छे समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आइए अनुच्छेद 53 क्या कहता है? जिस संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ये बहुत आता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष द्वारा। हम लोग कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, हम जिसे चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब डिटेल पढ़ लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकी पद्धति आती है, किस पद्धति होता है? निर्वाचन पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखिए, बाकी डिटेल पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही, ध्यान रखिए, निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, सदस्य नहीं होंगे, केवल निर्वाचित होगा तब होगा। अगला क्या है? राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नहीं, गलत है, राज्य दोनों मंडल नहीं होते हैं, एक मंडल होता है। ठीक है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हाँ ये सही है, सभी राज्यों की विधानसभाओं से होते हैं, विधान परिषद सदस्य वोट नहीं देते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में है भी नहीं विधान परिषद। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत आता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। कौन दे सकता है वोट? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 92 में जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, दे दिया गया है, जानने के लिए जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन कभी किसी तरह से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो हैं, ऊपर आ चुका है, कौन है? दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? देखिए पूछा नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित है तो है, अगर निर्वाचित नहीं होता तब नहीं था। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। राज्यों की विधान परिषदों, ये नहीं है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति में, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, कैसे होता है ये देखिए, ये मतदान दिया है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये कथन कारण दिया है, इसको पढ़िए अच्छे से। राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1100 की संख्या। ठीक है, ये निर्वाचक मंडल का मत मूल्य निकाला है। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। दूसरा क्या है? एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य दिया, आगे बताना सही है गलत है, देखो नीचे दिया हुआ, सभी निर्वाचित विधान सदस्यों के मतों का कुल भाग, कुल मान और निर्वाचित संसद सदस्यों का कुल संख्या। तो अगला आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये बताना सही कौन से हैं। तो सही इसमें केवल 2 है। आइए इसके आंसर देखते हैं। ये इसका फार्मूला है, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, आता है, पूछता है। मेंस अगर कहीं रिटर्न है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एसे में भी लिख सकते हैं, अक्सर आता है एसे में, कई जगह आप डाल सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आ गया है ऐसे। राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000 है, वहाँ पर 100 दिया था, ठीक है, 1000।
अगला नीचे सही था। आप इसको पढ़ लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन से सही है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बताइए सही, बिल्कुल सही है, अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। गलत, ठीक, बिल्कुल गलत है। आगे पहला आंसर क्या होगा, पहला क्यों। डिटेल पढ़ लीजिए, आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए, अच्छी चीज़ें हैं। आपको एक फैक्ट मतलब पूरा अवधारणा क्लियर हो जाएगी, इसको पढ़िए जरूर, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब नहीं पात्र होता, जब वह विधानमंडल से उच्च सदन के सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, कब, जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ये मतलब कि निर्वाचित ना हुआ हो। ठीक, देखिए 54 में दिया गया, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकता है। अतः यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष से है। मतलब किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा यथावत अभिनिश्चित जनसंख्या से है, 1971 में। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया गया है क्योंकि इधर उत्तर भारत राज्यों में जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और रखा क्यों गया, क्योंकि पॉपुलेशन इधर बढ़ रहा था, उधर पॉपुलेशन घट रहा था, लेकिन उनके मूल्यों का, वोट का मूल्य जो है घट रहा था। तो बहुत ज़्यादा वो हुआ, अपोज हुआ कि हम जनसंख्या नियंत्रण भी करें, उसके बाद हमारा वोट का मूल्य भी घट जाए। तो उस आधार पर संसद ने बनाया था। देखिए पढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित संख्या से है। ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था। अब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 तक के लिए, ये भी आता है 2026 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख, ठीक है। तो समझ गए ना, 2026 तक वही यथावत रहेगी। इसीलिए क्या है, नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण क्यों करेगा लोग, अगर मूल्य घटेगा नियंत्रण फिर राज्य जोड़ नहीं देगा, इस वजह से उसको स्थिर कर दिया गया कि बराबर है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या नहीं, वो पढ़ा लिखा हो, ये नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर है, ठीक है। 58(1) में दिया गया है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है, आप पढ़ लीजिए इसको रोक के अच्छे से। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। नहीं, क्या लिखा है इसमें, बताना क्या है, हाँ सही कौन से बताने हैं। उससे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो नागरिक हो भारत का, ऐसा लिखा हुआ है, जन्मा नहीं लिखा हुआ है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल, दूसरी शर्त यही है वो। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, संसद सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो रखनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना होइएगा, सांसद नहीं, लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु, दोस्तों बताइए परंतु ऑप्शन देखना है, बताना है। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल सही है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। डिटेल पढ़ लीजिए आप और क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, कौन से, 57, मतलब दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। क्या अनुच्छेद 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, ठीक है। अगला,
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ये सारे पुराने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही अति संभावित क्वेश्चन हैं, तो सभी को अच्छे से पढ़िए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हों। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ध्यान रखिएगा, चुनाव से नहीं, अपने पद ग्रहण करने से पहले से, क्योंकि चुनाव पहले होता है, राष्ट्रपति बिना देश नहीं रह सकता, इस वजह से चुनाव उसका पहले हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56। अगला, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? संसद द्वारा। बिल्कुल सही, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को ठीक है। और अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी है। 61 ये बहुत आता है, 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीत के समय। ठीक है, आगे आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाया जाता है? देखो आगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61 याद रखिए। राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप संसद के किस संसदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन से, ये ऐसा नहीं कि कोई एक से। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है, डिटेल आप पढ़ लीजिए, संसद का दोनों सदन में से कोई भी कर सकता है। उसी कुछ नियम शर्तें हैं, अभी वो आगे आएगा क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 61। सेम क्वेश्चन है, देखो इतनी बार है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को, पहले आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? 14 दिन। ये भी आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जो जितनी बार इसमें रिपीट हो रहा है मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वजह से और उसको देखिए, उसको हल्के मत लीजिए। डिटेल पढ़ लीजिए, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए ओके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, दोस्तों रटते रहिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों की विधानसभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 खा के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कब? 6 माह के अंदर। ध्यान रखिए, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पुश करके पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से इसको पढ़िए, बहुत सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रलोकन है, पूरे पूछे हुए क्वेश्चन है, तो उसका इंपॉर्टेंट बहुत हमेशा बना रहेगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक है। कब है? सेम वही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर। ठीक है, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। आइए अगला देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? सेम 6 महीने तक। आइए अगला क्वेश्चन। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत में के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए, उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तब मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सेम क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश भारत का। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। सेम क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? भारत का कार्यपालिका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिए, एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, गलत में मारिएगा, लोग प्रधानमंत्री मार के आते हैं।
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 में 53 दिया गया है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में। जो लोग अधिकतर प्रधानमंत्री मार के आते हैं, जो नहीं पढ़ा होता प्रधानमंत्री मार के आता है। भारतीय संविधान के में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? किसमें? भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? किस अनुच्छेद द्वारा? 44 में अमेंडमेंट किया गया था। 44 अमेंडमेंट का हुआ 1978 में हुआ था। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ध्यान रखेगा, कब? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा करें। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए जो दिया हुआ अनुच्छेद 74(1). आगे आइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा, कौन? राष्ट्रपति द्वारा। ये भी अनुच्छेद भी आता है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिविरोध होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ध्यान रखिए, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, बुलाता लेकिन राष्ट्रपति है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद के एक संगठक भाग है। बिल्कुल है। वह दोनों सदनों की में चर्चा में भाग लेता है। नहीं, भाग नहीं लेता, खाली बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है, भाग नहीं लेता चर्चा में। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है, कौन सा है? भारतीय डाक घर संशोधन। ठीक है, विधेयक इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र, देखिए, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंत्यक, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, या क्वेश्चन कई बार आया है, ने भारतीय डाक घर संशोधन अधिनियम विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आत्यंतिक वीटो मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। आगे आएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था? ठीक है, जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या वीटो, जेबी वीटो कहा जाता है। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। अभी जस्ट आया 1986। ध्यान रखिए, डिटेल पढ़ लीजिए, पढ़ना हो और अच्छे से हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? किसे? अनुच्छेद 111। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 111 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक हाँ, धन विधेयक को छोड़ के उसमें अधिकार नहीं है। ठीक है, पुनर्विचार है तो सदनों को लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक नहीं लौटा सकता है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।